हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यूज़ की शुरुआत की थी, जिसमें आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बच्चों, अपील अब ये है कि क्लास में साथ साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। ईमानदारी के साथ में यदि आप जुड़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जुड़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। निम्न में से किसके परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसके परागकण हैं जो मनुष्य के अंदर एलर्जी उत्पन्न करने का काम करते हैं? पार्थेनियम, चिनोपोडियम, जवार, ये तीनों सही हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बताइए पहले ही क्वेश्चन के अंदर आप क्या सही आंसर करने वाले हैं? बच्चों याद रखना, इस पार्थेनियम को कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। पार्थेनियम, कांग्रेस घास, चिनोपोडियम, जवार, या फिर ये तीनों ही सही हैं। पहले ही चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही सही हैं। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। पार्थेनियम, कांग्रेस घास, चिनोपोडियम, जवार जो होते हैं मनुष्य के अंदर एलर्जी उत्पन्न करने का काम करते हैं। बिल्कुल याद रह जाएगा, याद रखना ही पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये एग्जाम में दर्शन दे चुका है। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। स्कूलिंग बच्चों से ये अपील है, वो अपने बड़े भाई बहन को जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं उन तक ये क्लास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको बहुत कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि और बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल जाए, तो उनकी सफलता में अपना भी कोई रोल अदा हो जाए। जुड़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ में। और सेकंड क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बच्चों। एक बीजपत्री पादपों, किसकी बात कर रहा है? एक बीजपत्री पादपों के परागकण में कितने जनन छिद्र होते हैं, जर्म पोर होते हैं? 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यदि थ्योरी क्लास आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ली है तो इस क्वेश्चन का आंसर 12th क्लास के बच्चे बड़े ही आसानी से कर लेंगे। देखो, एक बीजपत्री पादपों के परागकण में कितने जनन पोर पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 2, दूसरे में कह रहा है 1, तीसरे में कह रहा है 3, चौथे में कह रहा है 4। बताओ, एक बीजपत्री पादपों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं आपके आंसर, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। यानी उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक जनन छिद्र पाया जाता है। बच्चों याद रखना, द्विबीजपत्री पादपों के परागकण के अंदर 3 जनन छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? 3। लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा था अगला? 1। तो आपको आंसर करना होगा 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें दिया हुआ है एक जनन छिद्र पाया जाता है। नोट्स में अच्छी तरीके से लिखना है इसको और याद करना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा परागकण किसका होता है? स्मॉलेस्ट परागकण की बात कर रहा है, पोलेन ग्रेन की बात कर रहा है अगला। सबसे छोटा पोलेन ग्रेन किसका पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। मायोसोटिस एल्पेस्टिस पहला ऑप्शन कह रहा है। मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा को बच्चों याद रखना, इसको 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है टमाटर, 4 नंबर में कह रहा है ये तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। सबसे छोटा परागकण किसका होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना बच्चा, याद रखना इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा जो परागकण होता है वो तो होता है मायोसोटिस एल्पेस्टिस का। और सबसे बड़े परागकण की बात करें बच्चा, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिराबिलिस जलापा। क्या हो जाएगा? मिराबिलिस जलापा। तो सबसे छोटा तो किस में पाया जाता है? मायोसोटिस एल्पेस्टिस में पाया जाता है। और सबसे बड़ा मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में पाया जाता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। रक्त कोशिकाओं की दीवार बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको आंसर क्या देना है कि रक्त कोशिकाओं की दीवार को बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक कोशिका कहते हैं, एंडोथीलियम कोशिका कहते हैं, पेराइटल कोशिका कहते हैं, हिमोसाइट कोशिका कहते हैं। बताइए 4 ऑप्शन में क्या करेक्ट करने वाले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए।
तो बच्चों याद रखना, रक्त कोशिकाओं की दीवार को बनाने वाली कोशिका को एंडोथेलियम कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोथेलियम कोशिका। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर और मोबाइल स्क्रीन पर एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मनुष्य के हृदय में रुधिर परिसंचरण का मार्ग क्या है? पाथवे बताना सर्कुलेटरी सिस्टम का इन हार्ट ऑफ ह्यूमन। मानव के हृदय में रुधिर परिसंचरण का जो पथ होता है, मार्ग होता है, वो क्या होता है? देखो क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में बायां आलिंद, उसके बाद में बायां नीले, उसके बाद में देहिक अंग, उसके बाद में दायां आलिंद और उसके बाद में दायां नीले। एक ऑप्शन में तो भाई ये बता रहा है, दूसरे ऑप्शन में ये क्या कहना चाहता है? दायां आलिंद और उसके बाद में बायां नीले की बात कर रहा है। तीसरे में पहले बायां आलिंद, बायां नीले, फेफड़े, दायां आलिंद और दायां नीले। चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई मनुष्य के अंदर परिसंचरण जो होता है उसका पथ क्या होता है? बच्चों याद रखना, देखो इसको हम एक आरेखीय निरूपण के द्वारा समझते हैं। इस प्रकार से मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है। ऊपर वाले 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। मैं इस साइड में एल लिख देता हूँ और इस साइड में आर लिख देता हूँ। ये हृदय का बायां भाग हो गया एल वाला, और ये हो गया दायां भाग यानी लेफ्ट, और ये राइट वाला हो गया। बच्चों सबसे पहले रुधिर किसके अंदर आएगा? बायां नीले के अंदर, बायां आलिंद के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? बायां आलिंद के अंदर। तो 1 नंबर ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो रहा है। दायां आलिंद में जाएगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अब देखो 1 और 3 में पहला दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर बाएं आलिंद से ये रक्त किसके अंदर आ जाएगा? बाएं नीले के अंदर। तो 2 नंबर ऑप्शन भी देखो ठीक ठीक, देखो पहले में भी दिया हुआ और यहाँ पर भी 3 नंबर में भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ से जाएगा ये उत्तकों के अंदर यानी देहिक अंग के अंदर। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो थोड़ा आगे बढ़ते पूरी चर्चा करते हैं इसकी। सबसे पहले किसके अंदर आएगा? बायां आलिंद के अंदर, उसके बाद में बाएं नीले के अंदर, उसके बाद में किस में जाएगा? देहिक अंग के अंदर, उसके बाद में आएगा दायां आलिंद के अंदर, और दायां आलिंद से किसके अंदर आएगा? दाएं नीले के अंदर, और नीले से किसके अंदर जाएगा? फेफड़ों के अंदर जाएगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का यही पाथवे होता है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ किस प्रकार से सबसे पहले रक्त आएगा बायां आलिंद में, उसके बाद में बाएं नीले में, उसके बाद में देहिक अंग में, उसके बाद में दाएं आलिंद में, उसके बाद में दाएं नीले में आएगा। ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर, शुद्ध रुधिर किस में होता है? ऑक्सीजनित शुद्ध रुधिर की बात कर रहा है बच्चा। ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर किसके अंदर होता है? पल्मोनरी धमनी के अंदर होता है, पल्मोनरी शिरा के अंदर होता है, वृक्क शिरा के अंदर होता है, यकृत निवाहिका शिरा के अंदर होता है। 11th NCERT क्वेश्चन है ये भी, 11th NCERT क्वेश्चन है, वेरी फेमस है ये। इसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से समझ कर करेंगे। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर किस में होता है? पल्मोनरी धमनी में होगा, शिरा में होगा, वृक्क शिरा में होगा, या फिर यकृत निवाहिका शिरा में होगा। याद करो। वही चेकर बोर्ड वापस बना लो। ये 2 ऊपर वाले ओरिकुलर हो गए, ये वेंट्रिकुलर हो गए। यहाँ से फेफड़ों से आएगा एक नलिका के द्वारा रक्त शुद्ध रुधिर किसके अंदर? बाएं आलिंद के अंदर। तो ये लाने वाली जो नलिका होती है ना, इसको कहा जाता है पल्मोनरी शिरा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बच्चा। कितना नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 2 नंबर। भूल मत जाना, फुफ्फुसीय शिरा जो होती है उसके अंदर शुद्ध रुधिर पाया जाता है, और फुफ्फुसीय धमनी जिसको पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं उसमें अशुद्ध रुधिर होता है। लेकिन क्वेश्चन में तो किसकी बात कर रहा है? अगला शुद्ध की। इस प्रकार से हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन के साथ में बढ़ रहे शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आराम से आपको समझ में आएगा। क्लास के साथ में यथासंभव जब तक क्लास चलती है तब तक बना रहना है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लसिका की परिभाषा की जा सकती है, इनमें से किसको हम लसिका की परिभाषा मान सकते हैं? देखो रुधिराणु रहित रक्त की बात कर रहा है, और रुधिराणु का मतलब आपको समझ में आना चाहिए आरबीसी की बात कर रहा है। प्लाज्मा रहित रुधिर होता है। श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है। डब्ल्यूबीसी रहित रुधिर होता है। लाल रुधिराणु और पट्टिकाणु रहित रुधिर होता है। इन 4 में से क्या करेक्ट करने वाले हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये लसिका है? पिछली ऑनलाइन क्लास में लसिका के बारे में डेफिनेशन बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैंने बताई थी कि रुधिर केशिकाओं से छन करके आया हुआ तरल लसिका कहलाता, लिम्फ कहलाता है। बच्चों याद रखना, उसके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती और पट्टिकाणु नहीं पाई जाती। पट्टिकाणु का मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्लेटलेट होगा। देखो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर लिखा नहीं जा रहा, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखो आरबीसी और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट जो होती है वो किसके अंदर नहीं पाई जाती? लसिका के अंदर नहीं पाई जाती। बिल्कुल। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। 12th NCERT क्वेश्चन है,
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से है ये। लघु युग्मक जनन में होने वाले केंद्र के विभाजन किस प्रकार के होते हैं। देखो लघु युग्मक जनन जो होता है, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस की जो मैकेनिज्म होती है उसमें केंद्र के विभाजन होते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में अर्धसूत्री, 2 में समसूत्री, 3 में कह रहा है अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों होते हैं, और 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होता है। बताओ 8 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं। आज की थ्योरी क्लास का ये बेहतरीन क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पर जरूर रिप्लाई देने का प्रयास कीजिए। लघु युग्मक जनन में होने वाले केंद्र के विभाजन किस प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा ये, तो याद रख लेना। होने वाले समस्त जो केंद्रीय विभाजन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, समसूत्री होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कर लोगे, चलो सर कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रागनलिका में कितने नरयुग्मक बनते हैं। देखो ये है अपने पास में वर्तिका, वर्तिका के ऊपर बहुत सारे परागकण आते हैं जिनसे एक प्रागनलिका निकलती है। प्रागनलिका के अंदर कोई घटना होती है जिसको आप लघु युग्मक जनन कह सकते हैं, जिसके अंदर नरयुग्मक बनते हैं। अगला क्या कह रहा है, कितने की बात कर रहा है, 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। बताओ क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं। तो याद रखना बच्चों, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। प्रागनलिका में कितने नरयुग्मक पाए जाते हैं, 2। किससे बनते हैं, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, यानी जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों यानी घोड़े की कार्य दक्षता में ग्रोथ किसके द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 12th क्लास क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। अंडाशय के द्वारा कर सकते हैं, पुंकेसर के द्वारा कर सकते हैं, परागकण के द्वारा कर सकते हैं, वर्तिकाग्र के द्वारा कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको 10 नंबर क्वेश्चन में यह बताना है कि खिलाड़ियों एवं धावक घोड़े या अश्व की कार्य दक्षता की में ग्रोथ किसके द्वारा कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पोलेन ग्रेन जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, वो क्या काम करते हैं, खिलाड़ियों एवं धावक घोड़े की कार्य दक्षता को बढ़ाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, साइड में लिख रहा हूं मैं। पेशीयुक्त रुधिर, पेशीयुक्त दीवार किस में अनुपस्थित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेशीयुक्त दीवार किस में अनुपस्थित होती है, केशिका में, धमनिका में, शिरा में, धमनी में। दिख रहे 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं, बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करना है। बहुत ही धीरे धीरे क्लास चल रही है, अच्छी तरीके से आपको सोच समझ करके आंसर देना है बच्चा। याद रखना इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ब्लड कैपिलरी जो होती है केशिका, उसके अंदर पेशीयुक्त दीवार नहीं पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की। नब्ज की दर मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नीट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नब्ज को किसके नाम से जानते हैं, आप नाड़ी के नाम से भी जान सकते हो। शिरा में, धमनी में, तंत्रिका में, केशिका में नब्ज की दर मापी जाती है, किस में मापी जाती है, दीजिए करेक्ट आंसर। नाड़ी वेद जो होता है वो इनमें से किसके अंदर दर को माप करके अनुमान लगाता है कि किस प्रकार की डिजीज है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी धमनी के अंदर जो रेडियल जो होती है, रेडियल धमनी जो होती है उसमें नब्ज की दर को मापा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। रुधिर का पीएच धमनी व शिरा में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो किसकी बात कर रहा है, ब्लड पीएच की बात कर रहा है कि धमनी में कैसा होता है, शिरा में कैसा होता है। वैसे तो देखो हम कांस्टेंट जानते हैं कि रुधिर की पीएच का मान कितना होता है बच्चा, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। ये भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि शिरा में अधिक होता है, धमनी में कम होता है। धमनी में अधिक होता है, शिरा में कम होता है। दोनों में पीएच का मान समान होता है, कोई निश्चित नहीं है। करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7.4 आपको कहीं और ले जाने का प्रयास करेगा। रुधिर का पीएच धमनी व शिरा में किस प्रकार से होता है, तो यहाँ ध्यान रखना है 7.4 के हिसाब से आप दोनों में समान होता है, दोनों में समान होता है, ये मत कर देना। क्या कहना चाहता है, दोनों में समान होता है, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, आपको ध्यान देना। देखो क्वेश्चन के बारे में क्या कहना चाहता है अगला कि पीएच की बात कर रहा ना, तो याद रखना बच्चा इसके अंदर धमनी में अधिक होगा और शिरा में कम होगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
कितना नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा? 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। अब 14 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? बीपी बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। 120/80 mm एचजी होता है। एचजी का मतलब पारा होता है। एचजी का मतलब क्या होता है? पारा। 80 100 80 120 100 80 बताओ 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट करने वाले हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान रखना, इसमें कई बार हमारे दिमाग में तो छोटी संख्या को पहले मान लेते हैं, बड़ी संख्या को बाद में, तो 3 नंबर ऑप्शन की ओर चले जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 120/80 mm एचजी होगा, क्योंकि देखो पहले संकुचन होता है और उसके बाद में अनुशीतलन होता है। प्रकुंचन दाब का मान 120 होता है और अनुशीतलन मान का दाब का मान 80 होता है, तो इसलिए इसमें 1 नंबर ऑप्शन काम में लिया जाएगा। अब देखो बात करते हैं रोजेसी। रोजेसी क्या होता है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। रोजेसी का मतलब होता है गुलाबवत, यानी गुलाब जैसे पौधे। सोलेनेसी, सोलेनेसी का मतलब होता है आलू कुल के पौधे। सोलेनेसी का मतलब क्या होता है? आलू कुल के पौधे। और लेग्यूमिनेसी, और लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है मटर कुल के पौधे। अब तो समझ में आया, रोजेसी का मतलब होता है गुलाबवत, सोलेनेसी का मतलब आलू कुल, लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब होता है मटर कुल। प्रश्न क्या कह रहे हैं? कुल के पादपों में परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है? अंकुरण क्षमता मान सकते हो, जीवन क्षमता मान सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 30 मिनट, कुछ महीने, कुछ साल, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर होगा? आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी गुलाबवत और सोलेनेसी लेगुमिनेसी कुल के पादपों के परागकण की जीवन क्षमता कुछ महीने तक मानी जाती है। और ये जो 30 मिनट लिखा ना बच्चा, इसमें एनसीईआरटी 12th क्लास में स्पष्ट लिखा हुआ है, धान गेहूं जो होती है ना, उसके परागकण की जीवन क्षमता केवल 30 मिनट तक होती है। वो 30 मिनट में ही अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं, चावल और गेहूँ। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन परागकण के अवतरण मंच का काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा का सीधा 12th एनसीईआरटी से लाइन उठाया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया। देखो इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर होती है जिसके बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे परागकण होते हैं। अवतरण मंच का मतलब परागकण को धारण करने का स्थान। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका अंडाशय पूतंतु। तो बिल्कुल आप इस डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल समझ गए होंगे। सीधा मैं जाता हूँ आंसर के पास में, स्टिग्मा हो जाएगा। वर्तिकाग्र जो होता है वो परागकण पोलन ग्रेन का अवतरण मंच माना जाता है। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। मोबाइल स्क्रीन पर एक बार फिर से 17 नंबर क्वेश्चन दिखा, निम्न में से किसके अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन से बनाया हुआ है। गेहूं में, पपीता में, तरबूज में, आर्किड में। आंसर देने का प्रयास कीजिए, किसके अंडाशय में एक बीजांड होता है? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। क्या करेक्ट आंसर करने वाले 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर? देखो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गेहूं। और गेहूं के साथ साथ में मैं थोड़ा और बता देता हूं, यदि इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल धान और आम, तो भी आपको याद रखना है इनके अंडाशय में भी एक बीजांड पाया जाता है। पपीता, तरबूज, आर्किड जो लिखा हुआ है, इनके अंडाशय के अंदर अनेक प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, ये एनसीईआरटी स्पष्ट लिखती है। तो 3 एग्जाम्पल तो हैं एक बीजांड वाले और 3 एग्जाम्पल हैं अनेक बीजांड वाले। गेहूं, धान, जो आम है इसमें तो हो जाएगा एक, और पपीता, तरबूज, आर्किड में हो जाएगा अनेक। चलो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है 11th एनसीईआरटी, खुले प्रकार का, बंद प्रकार का, अर्ध बंद प्रकार का, अर्ध खुले प्रकार का। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, दीजिए आंसर। तो बिल्कुल हम जानते हैं क्लोज टाइप प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण मनुष्य में पाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन है, केरोटिकोसिस्टेमिक महाधमनी कहाँ से निकलती है? दाएं आलिंद से, दाएं निलेय से, बाएं आलिंद से, बाएं निलेय से। दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। केरोटिकोसिस्टेमिक महाधमनी तो बिल्कुल कहाँ से निकलती है? ये 19 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम के लिए मोस्ट है, इसलिए इसको बड़े ही गौर से अच्छी तरीके से समझना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बाएं निलेय से केरोटिको सिस्टेमिक महाधमनी निकलती है। 20 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में हृदय स्पंदन दर वयस्क की तुलना में 11th एनसीईआरटी ये भी ज़्यादा होती है, कम होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हार्ट बीट बताना है, हार्ट बीट जो है वो किसकी बात कर रहा है, चिल्ड्रेन की बात कर रहा है, बच्चों की बात कर रहा है। तो आपको याद रखना ज़्यादा होती है, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 21 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है, लिम्फ का रंग होता है। लिम्फ जानते हो, लस्सी का, किसकी बात कर रहा है अगला, लिम्फ का नाम आते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लस्सी का की बात कर रहा है। यह भी 11th NCERT क्वेश्चन है जो मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सफ़ेद होता है, हल्का पीला होता है, रंगहीन होता है, दूधिया होता है। लस्सी का रंग कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान देना। इसमें 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिम्फ में कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन तरल होता है। अब बात करते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की। मनुष्य में लस्सी का गांठें अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती हैं। लिम्फ नोड की बात कर रहा है, लस्सी का गांठ की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा था, लिम्फ की बात कर रहा था। तो लिम्फ कैसा था, रंगहीन तरल था। अब लिम्फ नोड, लस्सी का गांठें अधिक होती किस में, अंगुलियों में, भुजाओं में, गर्दन में, टांगों में। ऑप्शन दीजिए, दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है आपको, बिल्कुल पहुंच जाइए। तो यहाँ पर याद रखना, इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गर्दन में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से गर्दन में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, लस्सी का गांठें पाई जाती है। इसी कड़ी में 23 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। परागकण की बाहरी सतह पर एक विशेष तेलीय परत होती है जिसे किसके नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पोलेन किट है, 2 नंबर में परागपिंड है, 3 नंबर पर स्पोरोपोलेनिन है और 4 पर ऑल ऑफ दीज है। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या कर सकते हो, तो बिल्कुल यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं, पोलेन किट के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं, ये बताना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 11th NCERT। ये भी मस्तिष्क में, यकृत में, आंख में, हृदय के नीलों में पुरकिंजे तंतु किसके अंदर पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11th NCERT। तो सिंपल क्वेश्चन है, हृदय के नीले के अंदर पाए जाते हैं, 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 25 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व किन के मध्य पाए जाते हैं। कल बाइकस्पिड वाल्व की बात कर रहे थे, आज ट्राइकस्पिड वाल्व की बात कर रहे हैं। ये भी 11th NCERT क्वेश्चन है। दायां आलिंद दाएं नीले के बीच में पाए जाते हैं, दोनों आलिंदों दोनों नीलों के बीच में पाए जाते हैं, बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो बच्चा याद रखना, इसका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है और बाएं आलिंद बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है। यानी ये तो त्रिवलनी का पार्ट हो गया और उनके बीच में द्विवलनी का पार्ट पाया जाता है। तो आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको टॉप 25 क्वेश्चन मिले थे। आपको कमेंट में बताना कि 25 में से आप कितना सही कर पाए। बिल्कुल क्लास के साथ में इसी प्रकार से यदि बने रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं इसी प्रकार की धमाकेदार क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।